फिर अब मसला ये होता है कि जैसे अगर मतलब अब टमाटर 250 रुपये किलो है, तो वो जब 20 रुपए किलो होगा तो ये कहेंगे कि जी ग्रोअर मर गया। तो इट्स डैम यू डू डैम यू डोंट, लोगों पे तो तनकीद होती रहती है। बेसिकली आपको एक ये देखना होता है कि एक मॉडर्न में, मैं भी समझता हूँ कि जहाँ जितना 250 गलत है उतना 20 गलत है। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, आपने बिल्कुल ठीक है। टेक्सटाइल की पॉलिसी के हवाले से मैं थोड़ा आगे बात ज़रूर आपसे करूँगा, पहले ज़रा हुमायूं साहब की तरफ चलते हैं। हुमायूं साहब, अब कराची शहर के अंदर अब सियासी फ़िज़ा थोड़ी सी तब्दील हुई है, मुख्तलिफ जमातें आप बात कर रही हैं, अवामी मसाइल के बात कर रही हैं, शहर कराची के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं। अगले दिन जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, सड़कों की इस वक्त जो हालत है वो इस वक्त अवामी एहतजाज नागुज़ीर हो चुका है। मुख्तसरन सवाल ये है कि जनाब सेंसस के हवाले से बात हुई, लेकिन वो एक जो मुस्तफ़ा कमाल ख़ास तौर पे जो पाक सरज़मीन पार्टी जो मामलात को समझती थी कराची के मसाइल के हवाले से, लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो सड़कों पर होते और इसके ऊपर जो है वो मौसर एहतजाज करते। वो सिलसिला अब कहीं थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, हो तो रहा है लेकिन इतना मौसर नहीं है, क्या कहेंगे ज़रा फरमाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा सा लाइट मूड में ज़रूर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे इस चीज़ ताकि को मेरे मलूज़ ज़रूर रखा जाए। जो व्यूवर्स हैं बेचारे फ्रेश फ्रेश उठे हैं और उनको सुबह उठते ही हम परेशान कर देंगे नहीं कर आगाही सकते। सच की तरफ ले अच्छी बात है, जाकर। अच्छी बात तो है। टेंशन पहले ही बेचारों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है लोगों की आजकल। आपको पता है 15 से 20 हज़ार कमाने वाले की ज़िंदगी बड़ी जहरन बन गई है इस दौर में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बचपन में थोड़ा सा मैं आगाज़ ऐसा ही करूँगा कि बचपन में अक्सर आपने देखा होगा शबरात में नादानी हम करते थे, जो कि गलत है, गुनाह है। पटाखे वगैरह जो फोड़ते थे तो उसमें अक्सर 1 रुपए जो जेब खर्ची बड़ी मुश्किल से मिलती थी, तो हम एक पटाखे का बम ले आते थे कि शबरात में फोड़ेंगे रात में जाकर कहीं दोस्तों के साथ, और वो बम जो है ना अक्सर फुस हो जाएगा। हो जाया करता था। तो बदकिस्मती से जो पीटीआई खान साहब की हुकूमत है, कंटेनर वाले खान साहब से बहुत सारी तवक्कुआत थी अवाम को, और हम सबको उम्मीदें थी शायद आज हमें सियासत ना करनी पड़ती अगर वो डिलीवर कर देते। उनकी जो बातें थी, उनकी जो कॉल और फेल थे, अगर उसमें तजाद नहीं आता तो आज मैं समझता हूँ कि मैं सियासत में नहीं होता। ठीक है, बाखुदा ये आपसे बिल्कुल स्ट्रेट वे बात कर रहा हूँ। देखें सियासत में हर बंदा अगर बैठकर, फिर हमने सोचा कि जब डिलीवरेंस नहीं हो रही है, खान साहब ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना है ना, फिर कौम को आगे निकलना है। अगर मैं घर में बैठकर टॉक शो देखूंगा और किसी को गाली दूंगा कि सुबह ये मरा हुआ मिलेगा, बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, बरक्स बात कर रहा है, तो वो मरा हुआ नहीं मिलेगा, वो सुबह मुझे और तगड़ा मिलेगा। तो मुझे खुद ही ये स्टेप उठाना है। जितने अच्छे लोग इस वक्त सुन रहे हैं, घरों में बैठकर तनकीद करते हैं सियासत पे, उनको बाहर निकलना होगा। बाखुदा देखिए आप जो दौर की बात कर रहे हैं ना कि प्रोटेस्ट की तरफ जाएं, अवाम को रोडों पे लाएं, देखिए अयूब खान का दौर था, और मेरे ख्याल आटे पे या चीनी पे, भाईजान को याद हो, चीनी पे पैसे बढ़े और पूरी कौम बाहर निकल आई, और गालियां लिखी तो वो रिजाइन करके चले गए शर्मिंदगी में। देखें कौम भी इस वक्त बेहिस हो चुकी है, हर बंदा इंफरादी सोच लेके बैठा हुआ है, इज्तिमाइयत की तरफ नहीं जा रहा। जब आप इंफरादी सोच लेकर बैठ जाएंगे ना, तो फिर आपको अपने भाई की परवाह नहीं है। आपका भाई फाके से मर रहा है, उसके बच्चे फाके से मर रहे हैं, उसके घर पे दवाई नहीं है, उसके घर पे इलाज नहीं है, बहुत सारे मसाइल बढ़ गए हैं। इस वक्त आप देख लें अफरा तफरी और नफ्स नफ्सी का आलम है। बाखुदा हम तो ये जो काम कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो हमारा जेन्युइन लीडर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे चेयरमैन भी हमसे यही कहते हैं कि देखिए लीडर आपने उनको मानना है, और मेरे साथ इसलिए काम नहीं करना कि मुझे राजी करना है, मेरे साथ इसलिए काम करना है कि अल्लाह को राजी करना है, उसकी मखलूक को राजी करना है। मखलूक परेशान है। अब मैं लोगों को इस वक्त देखें बहुत ईजी है हमारे लिए, हम लोगों को कहें, जिस तरह आपने हमारी रैली देखी माशाल्लाह, फिर हमने 13 पार्टियों को 13 दिन के शॉर्ट नोटिस पे आपके सामने बागी चिन्ह भर दिया, कराची की आवाम ने बताया वो हमारे साथ खड़ी है। अब मैं लोगों को ले आऊँ, लेकिन ये बेहिस लोग है ना, एक फिरौन था जिसे हमने गिराया, कई फिरौन अभी बैठे हुए हैं। मैं अपनी माशरे के उन गरीब लोगों को जिनको रोटी मुयसर नहीं, जिनको अस्पतालों में दवाई मुयसर नहीं है, और वाटर कैनन के आगे लाके खड़ा करवा दूं, शेलिंग के आगे लाके खड़ा करवा दूं। देखिए पहले तो मुझे शऊर बेदार करना है, आम आदमी को बताना है कि जब तुम शराबी और जानी के पीछे कैंपेनें चलाओगे तो तुम्हारे लिए अल्लाह खैर पैदा नहीं करेगा। जब तक तुम अपने इलाकों से अच्छी लीडरशिप नहीं निकालोगे, अपने इलाकों से अच्छे लोग नहीं निकालोगे, तो हमारी जो जिंदगी है उसमें चेंज नहीं आएगा। तो बेसिकली हमारी जो कोशिश है ना बिल्कुल ये है कि एक मिडिल क्लास के, एक लोअर क्लास के तबके के अंदर चेंज आए। लोअर क्लास और मिडिल क्लास को ये इंतखाब करना होगा कि अपने अंदर से जो लीडरशिप वो लाएगा वो लीडरशिप किरदार वाली होनी चाहिए। हुमायूं, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये जो हमारा सियासी माहौल है, ये जो सियासी कल्चर है, इसमें इक्तिदार में आने के लिए देखें खान साहब भी इसी तरह की बातें माजी में किया करते थे, लेकिन हुआ क्या, इवेंचुअली ये हुआ कि इलेक्टेबल्स भी आए, फिर हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई, ये सारे मामलात हुए, उनको समझ में आया कि कल्चर तो यही है, और अगर इसी सिस्टम में रहना भी है और यहाँ पे सियासत भी करनी है तो ये सारे टूल्स तो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये पीएसपी क्यों नहीं कंसिडर करती, क्या सियासी माहौल से हटकर अगर सियासत करेगी तो कामयाबी मिल सकती है,
ऐसा कुछ ख्याल है? हाँ, देखें ये तो बड़ी सिंपल बात है कि मेरा तो ईमान है, मैं बिलीवर हूँ अल्लाह पे और कुरान पे। तो मेरा तो ईमान है अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिरता। बेशक और अल्लाह कुरान में कह रहा है जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान होंगे। और मैं समझता हूँ कि हम आए या नहीं आए ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह जब चाहेगा कौम पर अच्छे लोग मुसल्लत कर दें, कोई बेहतरी आ जाए कौम की जिंदगी में, तो अल्लाह ताला अच्छे लोग ले आएगा। तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं है फैसला करने वाला। अल्लाह ही है जिसने फिरौन को गर्क किया, अल्लाह ही है जिसने मूसा को खड़ा किया, अल्लाह ही है जिसने, आप इससे बदतरीन माशरे थे ना अगर आप माशरों को ये भी तो हुक्म है कि अपनी तकदीर बदलने के लिए खुद काम करना पड़ेगा। वो कौम नहीं उसकी हालत बदली जाती। जो खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार ना हो तो फिर कौम क्या करे? यासिर भाई आपने बिल्कुल 100% ठीक बात की। तो यही हम काम कर रहे हैं, हम लोगों में उतर रहे हैं, नीचे ग्रास रूट लेवल पे उनकी ज़हन साजी कर रहे हैं। और आपके सामने मैं एक मिसाल हूँ। देखिए मैं अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं बिल्कुल सच्ची और खरी बात बिल्कुल डंके की चोट पे करने वाला बंदा हूँ। मैं नमाज नहीं पढ़ता था 3 साल पहले तक। मुझे मुस्तफ़ा भाई ने बिठाया और समझाया कि भाई आप नमाज नहीं पढ़ सकते 5 वक्त। जो बंदा अल्लाह ताला, मैं तो बंदा हूँ आपको बुलवाता हूँ, आधे घंटे आप लेट हो जाते हैं तो मैं आपसे नाराज हो जाता हूँ। जो आपको रब आपको सांसें दे रहा है, जो रब आप जिस रब ने आपको छत दी हुई है, जो रब आपको खाना दे रहा है, आपको नेमतें दे रहा है, आपको दुनिया की हर चीज दे रहा है, 5 वक्त अपने पास बुलवा रहा है, और आप 5 वक्त उसको अगर सजदा नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप पीटीआई से ज्यादा बदकिरदार बंदे साबित होंगे कल हुकूमत में आने के बाद। आप अल्लाह को नहीं राजी कर रहे तो उसकी मखलूक को क्या राजी करेंगे? आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। पीएसपी की तमाम लीडरशिप को ये ताकीद है कि भाई वो 5 वक्त की नमाज पढ़े अगर पाकिस्तान उसमें बैठना है। और यही ताकीद हम नीचे कारकुनों को भी कर रहे हैं, यही इसलाह हम कारकुनों की भी कर रहे हैं कि नबी की उम्मत को जोड़ने वाले बन जाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जोड़ने वाले बन जाओ। कोई पठान की सियासत ना करे इस शहर के अंदर, कोई सिंधी की सियासत ना करे, कोई महाजिर की सियासत ना करे, कोई बलोच की सियासत ना करे। ये सारा कुछ हुआ है ना पहले, तो अल्लाह का रहम नहीं आएगा जब तक इन कौमों को। बड़ी अच्छी बात है जी, तरबियत साजी के ऊपर काम हो रहा है, तरबियत हो रही है और कारकुनों की ये सबसे ज्यादा वक्त की हम जरूरत है। असद नाम साहब थोड़ा सा टेक्सटाइल की तरफ आ जाए। वो टेक्सटाइल के हवाले से जो जिस तरह की प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही है, जरा उसको तो आप कंक्लूड करें ना कि हुआ क्या है एक्चुअली। देखिए कोविड के अंदर जो है वो सारी दुनिया में जो है वो बहरान पैदा हुआ। ठीक है, खुदा का बहुत करम हुआ कि पाकिस्तान में हालात भी बेहतर है। कुछ उसमें गवर्नमेंट की जो टोटल लॉकडाउन ना करने की, खास तौर पे जो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, तो उसने भी और जो इस तरीके के काम हुए तो आपके सामने है कि कोविड से वी हैव कम आउट मच बेटर। अभी गया नहीं है, जाहिर बात है, अभी भी मौजूद है। तो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट जहाँ पे कोविड से जो है वो माशी असरात सबसे कम हुए तो वो हम शामिल थे। जिसके अंदर इसके अंदर गवर्नर स्टेट बैंक और जो गवर्नमेंट की माशी टीम है उसने मिलकर कुछ इकदाम ऐसे किए कि जिसके बाद तकरीबन अभी 560 अरब रुपए की जो है वो एलसीयाँ खुल चुकी हैं मशीनरी की। जब 560 अरब की मशीनरी की एलसी खुलती है तो तकरीबन 300-400 अरब जो है वो लोग लगाती है। ऑल ओवर पाकिस्तान है, इसमें मेजर पंजाब में ही जा रहा है। ठीक, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आपको पता है कराची का तो कितना कम है, तो यहाँ तो बहुत ही कम आएगा। तो इसके अंदर अभी ये तकरीबन 1000 अरब या 1100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसमें जो सबसे जो एक तकलीफ दे बात है कि एक हमारे यहाँ जैसे आपने देखा है कि पावर वगैरह है जिसमें पुराने लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट जो दुगने तिगने भाव से दुनिया से किए गए थे और वो कौम पे मुसल्लत 30 साल के लिए करके लोग चले गए। और कुछ तो अभी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चालू होंगे, तो उनके तो 30 साल शुरू होंगे चालू होने से। बिल्कुल ठीक है। जो कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, जो बांग्लादेश ने 4.5 सेंट में कोयला लिया है का पर किलोवाट पे लिया है, वो यहाँ 8.5 पे लिया है। और वो अब उनको रीनेगोशिएट कर रही है, रीनेगोशिएट उसमें डिफिकल्ट काम है। तो अब अचानक से एक फैसला होता है कि जी इसकी पूरे मुल्क की जो है वो कैप्टिव पावर की गैस काट दो, इनएफिशिएंट है। तो इनएफिशिएंट कैसे हैं? जो गीजर चल रहा है 14% पे वो इनएफिशिएंट है, जो अपना 7% 8% पे चूल्हा चल रहा है वो इनएफिशिएंट है। बजाय अब इंडक्शन चूल्हा जो है वो 40% एफिशिएंट है। तो पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ों को फेज आउट किया जाता है। चाइना में आप गैस का गीजर नहीं खरीद सकते, मुझे खरीद के दिखा दें, वहाँ सिर्फ सोलर गीजर आप खरीद सकते हैं। ठीक है। तो आप अगर यही करते तो 300-400 हो जाता। मगर अब ये कि बजाय आईपीपी फुल नेगोशिएट करना मुश्किल है, तो उन्होंने इजी वे निकाला कि 3-4 हज़ार मेगावाट इधर डाल दें। अब इसके अंदर मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि जी हमसे कहा गया कि जी आप कराची के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि केईसी का सिस्टम फुल लोड है, तो हमसे कहा गया कि जी आप ये मुल्क को कौम की खातिर अपनी गैस से ना लड़ें और ये सरेंडर कर दें। तो उनसे कहा भाई यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। उन्होंने कहा जी गैस का एक प्लांट के ही लगाएगी और हमें देगी। तो भाई ये
15,000 जो आपके पास इधर सरप्लस है, या तो आप कहते हैं कि मैं 2,000 इधर ला रहा हूँ, मैं 13,000 रह जाएगा। अब आप कहते हैं नहीं वो 15 तो मैं उसका कुछ और करूंगा, यहाँ 1,000 लगा के मैं ये 1,000 दे दूंगा। तो इसमें बहुत तजाद है। और ये साजिश जब हो रही थी, अगर आप देखें तो ये नीका पीका ये सब अगस्त में, जब खान साहब, रज़ाक दाऊद साहब, गवर्नर स्टेट बैंक साहब मुल्क की खुशहाली के पुरैम बना रहे थे, ये टांग खींचने के एसआरओ बना रहे थे। अब ये किन लोगों ने किया है, ये उनको खुद देखना होगा कि जो खुद 5 अरब का इन्वेस्टमेंट बगैर सॉवरेन गारंटी के नहीं ला सकते, वो 1,000 अरब और 1100 अरब के इन्वेस्टमेंट में टांग अड़ा रहे हैं। टांग अड़ा रहा है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये तो जी कमाल है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें इसमें पोशीदा हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ज़रा हुमायूं उस्मान से गुफ्तगू हो रही है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं हुमायूं उस्मान। हुमायूं साहब ये फरमाइए कि अब जो कराची के मसाइल हैं, देखिए लोगों की जो बर्दाश्त है उससे सारे मामलात बाहर हो गए, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि लोग अभी भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। यही तो तरबियत है जिसकी भी कुछ देर पहले भी बात हो रही थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, इसके लिए आवाज़ उठानी भी ज़रूरी है। लोगों का ये देरीना मुतालबा है कि अब, क्योंकि कराची शहर की जो एक सियासत रही वो लोग उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, चलें उसका तस्करा नहीं करते माजी में जाए बगैर, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब सूरत हाल ये है कि लोग देख रहे हैं कि कोई इस शहर को ओन करे, क्योंकि लोगों को किसी हद तक नाउमीदी हुई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत, जो मुंतखब नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब होकर गए, वो ये समझते थे कि कोई कराची के अवाम के मसाइल के लिए काम करेगा, कोई डिलीवर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फिर वहीं पे खड़े हैं, फिर देख रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसी जमात हो, क्योंकि दावे तो कमोबेश एक जैसे ही किए सबने, एक ही बात की है, लेकिन डिलीवर करने में सब नाकाम हुए। कैसे इस खला को पुर किया जाएगा, ये ज़रा फरमाइए। यासिर भाई, हम तो कोशिश कर सकते हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है, डिलीवर तो अल्लाह ही करवाएगा। ठीक है। और कोशिश हम पूरी अपनी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कराची, जहाँ तक है बात कराची की, तो कराची की मेरी माओं बहनों बेटियों ने बड़ी लाशें देख ली हैं शहर में, खून खराबा देख लिया। 30,000 से ज़्यादा नौजवान जो एक कब्रिस्तान आबाद किया गया था, एक फ़िरौन लंदन में बैठा है, वहाँ दफना दिए गए बच्चे बेचारे मेरे कराची के। फिर दूसरी कौमों के भी बेचारे कई बच्चे लापता हो गए या दफना दिए गए या मार दिए गए। आपने सारे वाक़यात कराची की आपने बाखूबी अभी जिक्र किया। अभी अनकरीब इंशाल्लाह ताला हम गुलबाई पे एक जलसा करने जा रहे हैं 14 फरवरी को, फिर 28 फरवरी को हम सिर्फ शराब बोर्ड पे पख्तूनों का जलसा करने जा रहे हैं। तो ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज इसलिए नहीं है कि पख्तूनों को इकट्ठा करके हम तासुब की तरफ ले जा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप तासुब के नाम पर कोई आवाज़ ना उठाए शहर। बिल्कुल ठीक है। अगर कराची का पख्तून है तो वो भी पीएसपी के साथ खड़ा हुआ है, कराची का बलूच और सिंधी है तो वो भी पीएसपी के साथ खड़ा हुआ है 14 को और 28 को। बात ये कि लोगों को हम कुछ भी कर सकते हैं। सक अल्हम्दुलिल्लाह मैन पावर हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यूसी लेवल पे हर जगह पे बहुत ज़्यादा कारकुन है, हर यूसी में भरपूर तादाद में हमारे पास लोग इस वक्त शमूलियतें कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से आ रहे हैं। यानी हम अगर उनको कॉल दें सुबह एहतजाज की तो एहतजाज के लिए भी ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हत्तुल इम्कान हम कोशिश करें अमन अमान से, प्यार मोहब्बत से आला काम तक जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं उनसे हम अपीलें कर रहे हैं, चैनल के तवस्सुत से कर रहे हैं। हम उनको बावर करवा रहे हैं कि इस आवाम को दोबारा इंतशार की तरफ ना लेके जाएं। अगर ये अब इंतशार की तरफ गई, अब कोई अल्ताफ हुसैन पैदा हो गया तो उसको फिर आप दफना नहीं सकेंगे माजरत के साथ। तो हम ये मैसेज दे रहे हैं कि पीसफुली इस शहर को पीसफुली स्ट्रेट वे, देखिए ये जो कराची है ना, सिंध धरती माँ की रीढ़ की हड्डी है, मैं ये समझता हूँ। देखिए पूरा पाकिस्तान की भी बात है, जिस तरह टेक्सटाइल सेक्टर की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की भी माशी हब है ना, रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी को अगर कमजोर कर देंगे और बंदा खड़ा नहीं हो सकेगा तो पूरा मुल्क धड़म तख्ता हो जाएगा। तो पाकिस्तान चल कराची पे रहा है, तो खुदा के वास्ते आपके चैनल के तवस्सुत से हमें उस तरफ इंतशार की तरफ ना लेके जाएं। हम सारा कुछ करना जानते हैं, अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं, छीनना भी जानते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम दोबारा कराची को उस आग और खून के दरिया की तरफ लेके जाएं। तो हम पीसफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुल्क चलाने वालों से भी। हम, आपको पता है जिस तरह ये सिलेक्शन हुई है, जिस तरह मुसल्लत ला कर कराची में कुछ लोगों को बिठा दिया गया जिन्हें यकीन नहीं था, 2 दिन बाद उन्हें यकीन आया। मैं सारा सिस्टम उस पर बात करूंगा तब लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची की आवाम को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करवा कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ जोड़कर, और जो कुरान और उसकी सुन्नत की रोशनी में हम फैसला करेंगे कि हमें अल्लाह को राजी कर कर क्या फैसला करना चाहिए। कराची की आवाम भरपूर तैयार खड़ी हुई है हमारे साथ। आप समझें ये ऐसा लावा है जो जिस तरह मैं सिंपल मिसाल देता हूँ, ख़वातीन इस वक्त सुन रही होंगी, पतीले में पानी जब आप बॉयल करते हैं तो वो एक लिमिट के बाद गिरना शुरू हो जाता है, या दूध लिमिट के बाद गिरना शुरू हो जाता है। तो कराची की आवाम की वो लिमिट पूरी हो चुकी है, वो किसी टाइम भी बाहर आ जाएगा, और वो बाहर आने से अभी तक हमने रोका हुआ है, अहम किरदार अदा किया हुआ पीएसपी ने। हम नहीं चाहते इंतशार आ जाए, खूनी सियासत आ जाए, फिर कोई फिरौन खड़ा हो जाए, फिर कोई तासुब के नाम पर सियासत करे। तो हम सारे मुसलमानों को जोड़कर इंशाअल्लाह ताला हमारी बातचीत चल रही है। अगर कोई खैर ख्वाह रिजल्ट नहीं निकला तो अभी तो हमने एक रैली
निकाली थी जिसमें किसी को एक पत्थर भी नहीं मारा। तो फिर इंशाल्लाह ताला हम बैठेंगे, रोड पे भी बैठेंगे, हमारे प्लान है आगे बिल्कुल फरवरी के बाद मार्च तक हमारे प्लान है। अगर मार्च तक हमें उस लाइट मूड में ही लिया गया और सीरियस नहीं लिया गया, कराची के लोगों को खासतौर पर सीरियस नहीं लिया गया, तो फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा और ये एहतजाज फिर किसी भी नौयत का एग्जैक्टली फिर तो हम देखें कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना। जब आप एक दफा कॉल दे देते हैं तो फिर इंतशार कोई भी डाल सकता है बीच में आकर। हम ना भी कर रहे हो तो दूसरा आकर उसका फायदा उठा सकता है। रिवायती सियासत है या मिजाज है ना, हर कौम का एक मिजाज होता है आसिफ भाई, कि वो जो मामला जो है ना वो डंडे से जो चलने वाले हों, या अगर कोई बात अगर मनमानी हो तो उसके लिए फिर जो है ना वो दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर ये मैं कहता हूँ ना, कोई एक मिसाल हो ना आपके पास तो फिर आप बात कर सकते हैं। यासिर भाई मिसाल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। देखिए सेंसस के हवाले से जरा इसको शामिल कर लीजिए। सेंसस तो शब खून मारा गया है, एक बेहुदा किस्म का मजाक है। और फिर जो नफीस लोग अपने आप को खिलवा रहे हैं, इख्तिलाफी नोट लिखकर उसमें जमा करवा रहे हैं, शर्म ही नहीं आती झूठ बोलते हुए। फिर 2017 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी उसको करवा रही है और उस वक्त पार्लियामेंट के लिए अप्रूवल के लिए बिल भेज रही है। तब उनको शर्म नहीं आ रही थी 1 करोड़ 60 लाख नहीं है भाई, नादरा कह रहा है, बार-बार किया जाता है, नादरा हमेशा पूछता हूं, नादरा 2 करोड़ 47 लाख शनाख्ती कार्ड ID कार्ड बता रही है शहर के परमानेंट एड्रेसेस वाले। फिर उसके अलावा 40 से 50 लाख बता रही है जिनका सेकंड एड्रेस कराची का और फर्स्ट एड्रेस उनका पीछे कोई गांव देहात का गोड का है। तो भाई गांव देहात गोड का है तो आज वो मेरा कराची का पानी इस्तेमाल कर रहा है, मेरा कराची के सोर्सेज सारे इस्तेमाल कर रहा है। ये देखें, ये शर्म ही नहीं आई है इनको। बेसिकली इसके पीछे पीपल्स पार्टी का मफाद है। मैं आप खुलकर बात कर लेता हूं, PDM में बैठकर उसने डील की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर, कोई ये बात नहीं करेगा आपसे बैठकर। और ये डील ये की है सिंपल दैट कि जी आप ये मर्दमशुमारी का बिल अप्रूव करवा दें, हम वहां से रिजाइन नहीं करेंगे, PTI की हुकूमत को नहीं गिराएंगे। ये सारे देखिए इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज का वो बन गया, ये आप समझ लेना कैरेक्टर एक बन गया है कि ये जो डील है ना, खास तौर पे इसकी तरफ मैं आता हूँ। आप ये सोचे ना, इस सूबे के अंदर चूहे बहुत हो गए हैं जनाब। जी इस सिंध के अंदर 40 लाख बोरी गंदम की भाई जिक्र कर रहे थे, 40 लाख बोरी चूहे खा गए, रिकॉर्डों पे लिखा हुआ है यार। खुदा का सवाल आपके पास है, खुदा का पूछ लीजिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 18वीं तरमीम से हमें कराची को स्पेशली कितने बड़े नुकसान हुए और आप उसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे कि वी आर द लूजर ऑफ। और दूसरे, अब अगर वजीर आजम साहब को हम मुखातिब करते हैं तो 40% रिसोर्सेज तो टोटल फेडरल के पास रहते हैं, जिसमें से उसने सूद फौज सब कुछ चलानी। तो जहाँ 60% आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से, यानी कोई ऐसी मूवमेंट करें ना कि जी आईनी तौर पे हम कहें कि भाई ये सब कुछ गलत हुआ है, इससे कराची के नुकसान बढ़ गए। अभी तक तो मेरी खुद समझ में नहीं आया कि उसमें हुआ क्या है, सिस्टम को बेनिफिट करनी चाहिए, मैं डिटेल से, आवाम को तो नहीं फायदा, आवाम को तो नहीं। देखिए मैं डिटेल से इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए मेरे लिहाज से 18वीं तरमीम बहुत अच्छी है, ठीक है। अब क्या गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है, वो हम उसको बता देते हैं। देखिए पहले सारा पैसा जाकर एक प्राइम मिनिस्टर की जेब में पार्क हो जाता था। वो प्राइम मिनिस्टर कुल्ली इख्तियार रखता था कि जिस सूबे को दे, जिस सूबे को ना दे, जहाँ पे उसकी हुकूमत बन रही है उस सूबे को दे देता था, जिस सूबे को नहीं बन रही उसको नहीं देता था। ठीक है। 18वीं तरमीम हुई, चारों सूबों के पास राइट्स आ गए, NFC अवार्ड के थ्रू उनको पैसा मिलना शुरू हो गया। 18वीं तरमीम के बाद फर्दर उसमें बाइफिकेशन की जरूरत है। 18A भी होनी चाहिए, B भी होनी चाहिए, C भी होनी चाहिए। अब दुनिया को अगर उठा के देखें ना, जिन मुल्कों की हम रेफरेंस कोट करते हैं कि यूरोप को जिस तरह PTI भी करती है, पीपल्स पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कि वो मुल्क ऐसे तरक्की कर गया, वो मुल्क वैसे तरक्की कर गया। बाबा खुदा का खौफ करें, उस मुल्क का निज़ाम समझें, उस मुल्क में क्या निज़ाम है। उसमें 18वीं तरमीम के बाद 18A भी है, B भी है, C भी है। एक यूनियन काउंसलर को आप सेंसस की बुनियाद पर उसकी 8 गलियों की 10 गलियों में अगर जो भी अस्पताल है, जो भी उसकी 8-10 गलियों में स्कूल है, उसकी रोड का, उसका पानी का, उसका सारा गटर लाइन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जब सेंसस की बुनियाद पर पैसा डिवाइड हो गया 18A, B, C के तहत उसकी जेब में पहुंच जाएगा, तो वो 9 गलियों में अगर काम नहीं करेगा तो उसकी 8 गलियों में बाकी लोग जो रहते हैं वो उसका गिरबान पकड़ेंगे। अगर उस मुझे देखें बाखुदा, अब थोड़ी सी मैं फिर वही सख्त बात हो जाएगी सुबह ही सुबह। आप कोई 43,000 स्कूल है ना सिंध भर में, कराची से कश्मीर तक की मैं बात कर लेता हूँ। ये सिंध गवर्नमेंट के एडिटर जनरल की रिपोर्ट है आज से 9 महीने पुरानी कि 11,000 स्कूल गोस्ट हैं भाई, मुलाजिम नहीं। तो भाई आप क्यों नहीं सेंसस को, आप देखें प्रॉपर सेंसस इसलिए नहीं कर रहे कि आपको कराची को 55% सीटें देनी पड़ेंगी। जिस दिन आपने कराची को 55% सीटें दे दी उस दिन दही इलाकों के चीफ मिनिस्टर नहीं बैठे होंगे। माशरती लूम सिंपल है ना। मैं बचपन में जब पढ़ता था, ये तो बड़े शॉर्ट साइटेड इनका जो विजन है। मैं उस वक्त
भी ये बात कह रहा था, क्योंकि हम तो साइंसी बुनियाद पर बात करते हैं ना कि इकोनॉमिक थ्योरीज ये कहती हैं कि ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो इससे आपको मिल जाएगा, जो उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है। आज long term तो मिलता आज नुकसान 18वीं हो तरमीम जाएगा। में जो नुकसान हो रहा है ना, सीएम की जेब में पैसा पार्क हो रहा है। सीएम खुली उस पर इख्तियार हो गया है। जिस इलाके में उसका एमएन है, जिस इलाके में उसका एमपी है, उसको 50 करोड़ देता है, किकबैक में 40 करोड़ ले लेता है वापसी। 10 करोड़ जो उसको मिलते हैं वो भी ठेकेदार को जाकर बोलता है भाई 20% मुझे दे दो, 25% मुझे दे दो। उसके बाद ये सारा ये घिनौना किस्म का खेल चल रहा है शहर के अंदर। अभी आप रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मेरे इलाके में ये माशी हब है, जो ये पोर्ट्स के एरिया आते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में, तो ये केमाड़ी ट्रक अड्डा जहां पे सारा कार्गो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई लाइन है, वो रोड तकरीबन 8-10 साल से बिल्कुल डैमेज है। और 6-6 घंटे वहां पे ट्रॉलर्स को, आम पब्लिक वहां से बेचारी जो पीछे रहती है माड़ीपुर की, वो परेशान है। अभी मैं 4 दिन पहले एक जावेद साहब नामी की बंदे की मैं जानता था बड़े अच्छे तरीके से, मुझे खबर आई कि भाई उनको हार्ट अटैक हुआ वहां पे। मैंने कहा अच्छा, फिर बोला जी उनको जब अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो उस ट्रैफिक में 6 घंटे फंसे रहे वो, और उसी में उनकी डेथ हो गई। ये गजब खुदा का यार, जिस माशरे के अंदर 5-5 साल के बच्चों के साथ आप ज्यादती करके काट के फेंक देंगे, जहां ट्रैफिक में लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकेंगे, मर जाएंगे रास्तों में, तो इनको शर्म नहीं आ रही असल में। बेसिकली इन पे अल्लाह की मार है। और ये जहां तक कोरोना की बात है ना, देखिए थोड़ा सा मैं इस तरफ आऊंगा। कोरोना देखें हमारे ना गवर्नमेंटों का कोई इसके ऊपर खुल तफसील से गुफ्तगू कर लेते हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर खुलकर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, कुछ मौशी मामलात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मसाइल क्योंकि इतने ज़्यादा हैं और पेचीदा हैं, बिलखुसूस शहर कराची के जो मसाइल हैं और यहाँ की जो मुंतखब जमातें हैं वो इस हवाले से कितनी मुतारिक हैं। आवाम मेरे ख्याल में सब कुछ जानते हैं, देख भी रहे हैं, ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। और इस हवाले से भी बात हो रही थी कि इन मसाइल को हल कैसे करवाया जाएगा, एक बड़ा अहम सवाल है। अच्छा भाई, ये 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बात हो रही थी कुछ देर पहले। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। होना तो ये चाहिए था कि जब अमेंडमेंट हुई थी तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा होप्स थी कि चलें अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई है, डिलीवर कर सकेंगी। जहाँ की हुकूमतें जो हमेशा से ये कहती थी कि जो वो कोई भी इशू होता था सब्जेक्ट टू फेडरल गवर्नमेंट, वो लिख कर भेज देते थे और मसला वैसा का वैसा रह जाता था। अब तो आपके पास अथॉरिटी थी, लेकिन हुआ क्या इवेंचुअली, ये तो बताएं। इसके ऊपर भी डेडलॉक हो गया है जी, कॉन्फ्लिक्ट बन गया। ये एक अजीब मामला है कि आइन के शिकों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं यहाँ पर। और मेरा तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, मुझे 18वीं तरमीम का तो इस लिहाज से आम आदमी को, मैं और आप तो आम आदमी है ना, बेनिफिट इससे क्या हो रहा है? किसी भी आम आदमी को तो बेनिफिट मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला। तो ऐसी क्या तरमीम से कि ये तरमीम है या नहीं, तो उसकी फोटो तो लगा के नहीं रख सकते। ठीक है। दूसरे, मैंने एग्रीकल्चर की तबाही होती हुई देखी है जब से ये 18वीं तरमीम हुई है। अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर में सवाल है। 18वीं तरमीम के मोर और लेस पाकिस्तान में 1,58,00,000 बेल कपास होती थी जी, जो अब 58 लाख रह गई है, वो भी 155 किलो की। जब आप उसको 170 या उस जमाने की बेल में बनाएंगे तो 50 लाख है। अब 1/3 ये हो गई। अब इसके असरात गंदम और तमाम चीज़ों में भी आने शुरू हो गए, क्योंकि आपने पैसे तो सारे सूबों को दे दिए, इंस्टीट्यूट सूबों ने बनाए नहीं, उनको प्रोग्राम ही नहीं है काम करने का, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही वो ओवरनाइट बन सकता। तो फिर आपने जो दूसरा देखा कि भाई उन्होंने यूज भी को प्रॉपर नहीं किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर कोई। अब इतने बड़े पैसे बढ़ चुके या फेडरल के पास भी कोई इतनी बड़ी रकम नहीं रहती, तो इसको रिविजिट तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, खत्म ना भी हो तो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एज सच तो नहीं चल सकता। इवन डिवोल्यूशन ऑफ पावर भी हो तो भी ये जो मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसका पैसों का सिस्टम फॉर्मूला तो आपको बनाना पड़ेगा समहाउ, वो उसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। इट्स 2-1 वे। यही है जी। जी हुमायूं साहब, अब फरमाइए कि जैसा भी कुछ देर पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, मसाइल तो बहुत सारे हैं, तरीक़ेकार मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्योंकि चीज़ें नहीं होती जिसका नतीजा आपके सामने। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके हवाले से बात हो सकती है। अभी वो हेल्थ के ऊपर आपके यहाँ तो एक इशू बना रहा। आपको पता है लंदन के अंदर और बाहर अखबारों के अंदर लिखा गया कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स के पीछे वफाक और सूबाई हुकूमत एक दूसरे से लड़ रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज, वो जो अथॉरिटी है वो होनी किसके पास चाहिए। बाहर वाले नोट नहीं करते कि आपके यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली।
सर फरमाइए कैसे मसला हल हो? यासर भाई, बड़ा ही पेचीदा किस्म का ये टॉपिक है, क्योंकि अस्पताल जहाँ पे अल्लाह की मखलूक की एन खिदमत इबादत समझ कर की जा रही है, और वो बदकिस्मती से आप चाहे फेडरल के पास ले लें चाहे सूबाई गवर्नमेंट के पास हमारी ले लें। मैं अब थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ कि सूबाई गवर्नमेंट ने कोई लास्ट 13 ईयर से पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत है, और अगर हम कराची की गुफ्तगू कर रहे हैं तो कश्मीर में भी यही हाल है, लाड़काना में भी यही हाल है, इससे बुरा हाल है, इससे ज़्यादा ही बुरा हाल होगा। दादू में भी यही हाल है। अस्पतालों पे इन्होंने कोई 1000 अरब रुपए खर्च किए पिछले 5 साल में। कराची के 2 अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, जिना और सिविल की, जो उनका बजट पार हुआ 1000 अरब रुपए। और बदकिस्मती से जो आगा खान ने अपने जहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त इलाज ट्रीटमेंट मिल रहा है, उन्होंने जो पिछले 5 साल का अपना बजट दिया है वो 350 अरब रुपए है। तो मैं तो समझता था कि जिना और सिविल को उससे बहुत आगे होना चाहिए, जहाँ पे 1000 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हो। और बदकिस्मती से मेरी माएँ बहनें बेटियाँ और बच्चे जो इलाज के लिए वहाँ जाते हैं, 2-2 3-3 महीने ऑपरेशन की डेट्स नहीं मिलती, कॉरिडोर में लेटे हुए, बाहर गलियों में लेटे हुए, बुरा पुरसाने हाल नहीं है कोई। फिर कवर्ड पे इन्होंने बगैर तो 25 लाख, सॉरी यार मैं नहीं ये तो मेरा थोड़ा सा दिल जलता है, 25 लाख रुपए पर पेशेंट इन्होंने बजट पास किया और वो पैसा कहाँ गए, पता नहीं 25 लाख रुपए किस कवर्ड के पेशेंट पे इन्होंने लगाया। देखिए ये सारी चीजें, जिस तरह मैं चूहों की बात कर रहा हूँ, फिर कोरोना को कह रहे हैं हमने रोक लिया, भाई कहाँ से तुमने रोक लिया? तो अल्लाह का रहम है शहर में, इस मुल्क पे अल्लाह का रहम है, जो अल्लाह ताला उस तरह हलाकतें नहीं करवा रहा है जिस तरह दुनिया में हो रही है। क्योंकि आपने गटर मिला पानी पिला पिला के लोगों के साथ मजबूत करवा दिए, आपने लोगों को मिलावट वाली चीजें खिला खिला कर उनके हिसाब मजबूत करवा दिए कि वो कोरोना का वायरस भी आगे शर्मिंदा है कि आज मैं किन के पेट में जा रहा हूँ। माजरत के साथ थोड़ा सा मैं ये सच्ची गुफ्तगू है। देखें आप कबड़ का फायदा बड़ा हुआ है पाकिस्तान को, उसका फायदा ये हुआ है कि जिस तरह भाई अभी बात कर रहे थे, तो बांग्लादेश क्योंकि एक्सपोर्ट में बहुत आगे था हमसे, इंडिया हमसे एक्सपोर्ट में बहुत आगे था, अल्लाह ताला ने थोड़ा सा वहाँ पे सख्ती कर दी, ये आजमाइश वहाँ बढ़ा दी और वहाँ लोग मरना ज़्यादा शुरू हो गए। तो वहाँ पे जो सेक्टर्स थे उन्होंने वो खुद वहाँ से बंद होना शुरू हो गया और उस तरह एक्सपोर्ट के टेंडर अपने पूरे नहीं कर सके। तो फिर गोरे आप पाकिस्तान क्योंकि खुला हुआ था, पाकिस्तान की तरफ उन्होंने रुख किया और पाकिस्तान से एग्रीमेंट्स किए। ये जानते भी होंगे 3-3 साल के 5-5 साल के कि जी आप जो भी हो आपने अपनी सप्लाई लाइन हमें बंद नहीं करनी, तो आप हमसे एग्रीमेंट करें। तो ये कवर्ड की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया ब्लेसिंग आई है और यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर पे आई है। फिर टेक्सटाइल सेक्टर ज़ाहिर खड़ा हुआ है जब उसको 3-3 साल के और 5-5 साल के एग्रीमेंट्स मिले हैं। फिर थोड़ा सा फेडरल की तरफ से रिलीफ मिला कि उनके जो रिफंड्स पेंडिंग थे, मैं वो भी बात करूंगा, लेकिन आपको सच की बात करनी है, वो नवंबर तक उनको रिफंड्स भी सारे दे दिए गए 10 साल के पिछले। तो ये भी अच्छा इकदाम था, लेकिन सारी तरफ अच्छे इकदाम नहीं हो रहे। आपको सोचना होगा कि अल्लाह की मखलूक को कैसे हम राजी कर सकते हैं। आज कोई सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ से कोई डॉक्टर कदीर खान निकल सके, कोई पीला स्कूल ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि मुझे एहसास है इस कैमरे के पीछे जो बच्चा खड़ा है ना, इस तरह के कई लोग हैं जिनकी तनख्वाह 20 से 22 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं है। तो भाई 20 हज़ार रुपए में आप इस शहर के अंदर 4 बच्चे स्कूल नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते भाई। 2000 रुपए अगर प्राइवेट स्कूल की मैं मिनिमम भी फीस लगाऊं तो 10,000 रुपए खर्चा बनता है किताबों और बस्ते के साथ, आप स्कूल नहीं भेज सकते। वो बच्चा जिसको आप घर जाकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है, जिसको आप गले से लगाते हैं, जिसको माथे पे चूमते हैं, जिसको प्यार करते हैं, वो बच्चा 20 साल बाद जब पापी पेट है ना, पढ़ा लिखा नहीं होगा, जाहिल होगा, तो वो पेट की आग की खातिर वो किसी को या तो मोबाइल छीनते हुए गोली मारेगा या खुद गोली खाएगा या पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो फिर ये जो थाने से लेके सिपाही से लेके जो मेरी माँ बहन अपनी इज्जतें आबरू हैं इस शहर की लुटवा रही है ना, खुदा की कसम बुरा हाल है हर जगह निज़ाम। तो इस निज़ाम के खिलाफ हम जिहाद कर रहे हैं। पीएसपी वाले बेसिकली हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एमपी एमएनए बन जाए, ये हमारी कोई लालच नहीं है। हमारी लालच ये है कि जब हम कब्रों में उतारे जाएं तो इस अमल से, इस किरदार से अल्लाह ताला हमारे कब्रों के अजाब खत्म करे। और मैं चाहता हूं कि ये पीएसपी की हर इस वक्त जो है मरकजी लीडरशिप है उसकी सोच है, हम चाहते हैं कि जब हम मरें तो अल्लाह ताला हमें काली स्याही से ना इस तारीख में लिखवाए, सुनहरी अल्फाज से लिखवाए। और इंशाअल्लाह ताला कराची से ये इनकलाब शुरू होगा, कश्मीर तक जाएगा, कश्मीर से कश्मीर तक जाएगा, आलम इस्लाम के लिए पार्टी खड़ी होगी। मेरा तो ईमान है जब अल्लाह को बड़ा मानकर कोई खड़ा होता है ना तो फिर अल्लाह उसको मायूस नहीं करता। ऐसा ही बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होना भी ऐसा ही चाहिए और डायरेक्शन सही करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सियासी पार्टीज़ के अंदर जो कल्चर रहा है, एक तो हमारा बड़ा अलमिया ये रहा हमेशा से कि एक तो मौरूसी सियासत और एक जो रिवायती सियासी निज़ाम है ये क्योंकि डिलीवर नहीं कर सका। हम इसके ऊपर कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लाहासिल इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, बहस हो चुकी है कि ये अगर निज़ाम रिजल्ट
नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। कुछ सियासी कल्चर और फिर ट्रेनिंग और एक तरबियत जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपके पास आई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब आपके पास लोग विजनरी हों, लॉन्ग टर्म प्लान एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी हो, अहलियत हो, समझते हो, तब जाके आप इसको फ़ायदा उठाएंगे। अभी कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से बात हो रही है, पूरी दुनिया में पर एकड़ जो आपकी जो यील्ड है, कैपेसिटी है, वो बढ़ रही है, आपके पास स्क्वीज हो रही है, गिर रही है ना। तो अब आप कैसे इसको एड्रेस करेंगे इशू को, ये तो जरा बताइए। देखिए, हमारे यहाँ मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि भाई एक तरफ तो 4-5 आदमी लगे हुए थे कि इंडस्ट्री कैसे चले और फरोख पाए, एक तरफ एक आदमी लगा हुआ था, उसने अचानक उसके जिम्मे ये था कि जी ये महंगे IPP हैं, मुझे इनसे नेगोशिएट करना है, उसके वजह मैं आसान रास्ता दूं, 3-4 हज़ार अवाम को मुसल्लत कैसे करूं। तो जब तक ये, एक तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको सजा नहीं मिलेगी जब तक कुछ नहीं होना, नए आ जाएंगे, नए होगा। दूसरी बात यह है कि अब जैसे 18वीं तरमीम की बात है, कल मैं परसों देख रहा था, एक साहब वज़ीर आज़म को टॉक शो में कह रहे थे कि जी वज़ीर आज़म साहब आप कपास की सपोर्ट प्राइस ऐलान करें। मैंने उनसे पूछा, बाबा गन्ने की सपोर्ट प्राइस कौन देता है? कि जी सुबह। तो मैंने फिर कपास की उनसे क्यों मांग रहे हो? तो मतलब 18 अभी तक लोगों की मतलब वो आप जिन्होंने की है उनको नहीं पता होगा। खैर, अब मैं ये समझता हूँ कि जो इतनी बड़ी साजिश हुई है गैस काटने की, इसके ऊपर फौरन वज़ीर आज़म साहब को रिवर्स करना चाहिए और कौम को एतमाद में, मतलब इंडस्ट्रीज को एतमाद में लेना चाहिए कि नथिंग हैज़ हैपेंड, क्योंकि 1100 रिवर्स होने की तरफ जा रहा है और जो 400-500 जो इमीडिएटली लोगों को ख्याल था कि इस मोमेंटम में आ जाएगा, वो भी चला जाएगा। व्हाट अबाउट देयर टेक्सटाइल पॉलिसी, उसका क्या हुआ? अभी तक वो लटकी हुई है ना। वो एक्चुअली इसमें टेक्सटाइल पॉलिसी में एक हिस्सा है कि $6.5 में गैस और 7.5 सेंट में बिजली होगी। तो अब चूंकि गैस ही काटनी थी तो उसके लिए वो एलिमेंट जो है वो उसके अगेंस्ट चल रहा था कि ये पास हो गई तो ये होगा। तो बहरहाल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे हमें पूरा भरोसा है। नेगोशिएशंस हो रही हैं, क्योंकि पास में जब खुर्रम का ज़माना था, मुझे याद है नेगोशिएशंस तो बड़ी टफ होती थी। हमारा तो ये है कि देखिए, हमारे मिनिस्टर तो जो डायरेक्ट है, जो टेक्सटाइल और कॉमर्स के हैं, वो रज़ाक दाऊद साहब हैं। ही इज अब्रॉड, वी आर वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक, वी विल डिस्कस विद हिम कि ये हमारे साथ मजाक क्या कर रहे हैं। जो लोग 5 अरब नहीं ला सकते, वो 500 अरब वाले के काम में कैसे जो है वो टांग अड़ा सकते हैं। आई थिंक सो वी विल हैव टू स्ट्रेंथन एंड वी आर डूइंग ऑल द लॉबिंग। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह कटने देंगे। ही विल टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर एंड गेट इट रिजॉल्व। ठीक है, तो होपफुली ही इसके रिजल्ट्स आए, क्योंकि इस वक्त पोजीशन क्योंकि बेहतर हुई है। आफ्टर अ लॉन्ग वाइल आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है टेक्सटाइल। ये आप एक चीज मैं माजूद के साथ कहूंगा कि हमेशा जब पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है किसी भी वजह से, पाकिस्तान का पता चलता है मोमेंटम बना 1000 अरब इज 2% ऑफ द GDP। आपको 2-3% किक मिल रही GDP से, फलाह मिल रही, तो आपको 4-5-6-7% की तरफ आप जा रहे होते हैं, कोई ना कोई साजिश हो जाती है। अचानक से कोई टैक्स की आ जाता है, कोई अचानक से आता है, ओवरनाइट 6 रुपए बिजली बढ़ा दी, फिर वापस कर दी। कॉन्फिडेंस जब तोड़ देते हैं ना, तो फिर दोबारा बिल्ड होने में 6-8 महीने। ये तो फरमाएंगे। अब देखिए, कुछ मिनिस्टर्स, मिसाल के तौर पे एयरलाइन इंडस्ट्री आपकी, अब आके आपको लग ही रहा था कि स्टेबल होना शुरू हुई है। अब स्टेबल हुई है, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह दिया जी तो इदारे से कोई उम्मीद ना रखें, तो सारे पायलट ही जाली डिग्रियों के ऊपर हैं। अब देखिए, इसमें खराबी क्या है? हाँ, बताइए। इसमें कोई खराबी नहीं। ठीक है, मेरे अपने हिसाब से सबसे बड़ा जो होता है सही होने की तरफ कदम वो एक्सेप्ट करना होता है। आप सिर्फ ये इख्तलाफ कर सकते हैं कि जो उन्हें इतने बड़े फोरम पे कहना चाहिए था, एक्सेप्टेंस तो देखे ना, लेवल भी तो होता है एक। अब देखो, आपकी पहली फ्लाइट बंद होनी थी, आप पे क्रिमिनल, आप जाली डिग्री के पायलट्स के आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता दुनिया में, वो उन्होंने बिल्कुल। ब्रिटिश एयरवेज में नहीं हो रहे थे, ब्रिटिश एयरवेज के अंदर जो सबसे ज्यादा लगेज मिसिंग के केसेस आ रहे थे ब्रिटिश एयरवेज में आ रहे थे, लेकिन उन्होंने तो कभी इसका ढंढोरा नहीं किया कि जी हमारे पास, इसलिए कि उनका सिस्टम वर्क कर रहा था। आप मेरी बात समझ, पूरी दुनिया में क्राइम भी होता है, पूरी दुनिया के अंदर हर चीज होती है जो हमारे यहाँ होती है, पर प्रॉब्लम यह है कि एक सिस्टम चल रहा होता है, वो सिस्टम परफेक्ट कहीं भी नहीं होता। ये होता है कहीं 70% पकड़े जाते हैं, कहीं 80, कहीं 50, कहीं तो हमारे यहाँ तो परसेंटेज ऑफ जो प्रोसिक्यूशन है वो तो 2 है। तो इसका मतलब हमारा सिस्टम फंक्शनल नहीं है। यही हमने जो अभी कहा टेक्सटाइल में भी कि भाई एक चीज फंक्शनल है, यानी टेक्सटाइल फंक्शन कर रही है, 500 अरब का इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी 250 की मशीनरी, 250 का ऊपर, ठीक है, तो उसको आप फंक्शनल चीज को ना छेड़ें, आप दूसरी चीजों को, वो अभी टेक ऑफ करने वाली है, ये भी आप देखें कि वो यानी फंक्शनल को ना छेड़ें। इसी तरीके से जो चीज नॉन फंक्शनल हो, उसको फिर कोई फायदा नहीं है उसको पुल ऑन करने का, यू हैव टू डील विद इट। चलें, अल्लाह करे रज़ाक दाऊद साहब के साथ आपकी मीटिंग हो और उसको कंसिडर करें कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि अल्लाह करके टेक्सटाइल के आपके अंदर एक रिवाइवल हुआ है, अब उसको बेनिफिट करें।
वो सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, ओवरऑल इंडस्ट्री Overall सेक्टर की आपको समझते हैं कि परफॉर्मेंस, उन्होंने जो रेशलाइज पॉलिसी की है, रॉ मटेरियल की ड्यूटीज रेशलाइज की है, कैस्केडिंग की है, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसका अभी तक कोई ऑर्डर तो नहीं आया नहीं तो रियलाइज कर। हाँ। नहीं, सारे इन्होंने आती कर दी है ना, कि जैसे रॉ मटेरियल अगर आप देखें तो सारे ड्यूटी फ्री है। जो मियां नहीं साहब की नहीं, हुकूमत कौन है, सा रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री है? मेरा भी इंपोर्ट से काफी गहरा ताल्लुक आपका है। कौन सा रॉ मटेरियल? मेरे तकरीबन बहुत सारे आते हैं, स्टील टीवी वगैरह? हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, सिलिकॉन से हैं, मेजर उस रॉ पे तो कोई मटेरियल, मेजर रॉ कोई ड्यूटी मटेरियल, आप फ्री नहीं लिस्ट है। देख लें, मतलब बिल्कुल they have ठीक है। added a मैं lot आता हूँ of- थोड़ा जी, सा ना, जी, जी। देखें देखें चादर और चार दीवारी का तकद्दुस ना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये इन्होंने भंड किया है JPIA के खिलाफ, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा भंड किया है। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की एयरलाइन को नुकसान हुआ है, पाकिस्तानियों को नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी पायलट जहाँ जहाँ इस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर गए हुए थे, उन सब बेचारों की नौकरियाँ फ़ारग हो गई। बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार होकर जो डॉलरों में अपने घरों में यहाँ भेजते थे कमा कर, एक फ़ौरन आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही थी, वहाँ से बेचारे कमाते थे और अपने घरों में भेजते थे। देखें कहीं भी अगर मेरे घर में अगर कोई फकदान है तो मैं पड़ोसी के सामने चीख कर रोड पे नहीं आके कहूंगा कि मेरे घर में एक बच्चा मेरा नालायक है और वो उसकी तरबियत मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे अपने घर के अंदर रहते हुए उसकी तरबियत ठीक करनी है। बेसिकली ये इनका फकदान है, ये मड़ासियों की तरह कोई भंड मार गए हैं, मैं समझता हूँ। और इस तरह के भंड खान साहब मार रहे हैं, उनके बहुत सारे लोग मार रहे हैं और भंड मारते हैं, फिर उसके बाद वो उस पर नोटिस लेते हैं और जिस पे चीज़ पे वो नोटिस लेते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, गरीब आदमी उस पर हाथ जोड़ लेता है। तो ये आप देखे ना, आप देखिए कहते हैं बड़े बूढ़े हमारे ज़माने में कहते थे पहले तोलो फिर बोलो। तो ये इनको कोई समझाने वाला नहीं है, इन बेचारों को। ये खुद एडमिट कर रहे थे खान साहब कि हमें 2 साल तो सीखते हुए लग गए, अब हमें समझ आई है हुकूमत कैसे चलाते हैं। जहाँ अप्रिशिएट करने वाली बात है ना, देखें कि पाकिस्तान में सर, तो रिवायत भी फिर है आप ना, कंटेनरों पे अवामों को झूठी तो उम्मीदें सच्चाई नहीं है ना उसकी, कि दिला, आप कहता है कि झूठी जी उम्मीदें हमने- सर नहीं दिलवाते ना। आपने फिर कहा हमारे ये पास तो ये हो गया है प्रैक्टिस ना, है, अब क्या हमारे किया पास जाए? असद उमर बैठा हुआ है, वो 100 अरब डॉलर पहले लाएगा, वो 200 अरब नहीं, डॉलर हम बाद तो में उस वक्त भी लाएगा। सवाल करते थे यार, कि आपने असद उमर से इतनी होप क्यों लगाई? देखिए बात इतनी सी है, फिर आप देखें क्या मैं कह रहा हूँ ना, पहले तोलो फिर बोलो। आपको ये चीजें नहीं करनी, हम इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं जो कुछ करवाएगा अल्लाह करवाएगा, हम कोशिश कर सकते हैं। और जब तक आप इस तरह की बात, मैं पहले कह दूं नहीं जी हम आएंगे तो पेरिस बना देंगे कराची को, तो ये बात तो फिर बेकार सी बात हो जाएगी, झूठ हो जाएगा, क्योंकि पेरिस नहीं बन सकता एकदम से, तो सालों साल लगेंगे पेरिस कुछ बनने में। कहना चाह रहे हैं बहुत देर से जो होल्ड किया। आप अभी किसी कुछ लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे कि ये पेरिस से भी आगे है। तो वो अब हम ये दुआ नहीं वो कर रहे कि यही- आपको हम कहते हैं आपको कराची को अकल है। कराची से आप पेरिस ना बनाएं। माफ खुदा देखिए, वो आप एक प्रेस Venus कॉन्फ्रेंस में बनाने देख की सकते हैं बात कि कर जी दी। ये पेरिस से आगे हो चुका भाई वो लियारी बन गया ना, जो दावेदार है हुकूमत, जो कहती है कि भाई हमें फलां इलाके ने वोट नहीं दिए, हम फिर भी वहाँ बोलो रोड बना रहे हैं। अबे बेशर्मो, तुम्हें लियारी वोट दे दे के थक गया, लियारी पेरिस बन गया। जमाने से केमाड़ी तुम्हें जो पीपल्स पार्टी 10 साल से जीत रही है, खुदा की कसम केमाड़ी के अंदर 3500 रुपए का 10 लीटर का गैलन नहाने धोने वाला, पीने की बात नहीं कर रहा, और अगर आपने घर पे डिलीवरी लेनी है तो 50 रुपए का 10 लीटर का गैलन, पानी नहीं है पूरे केमाड़ी में। यार बेशर्म लोग हैं यार, अल्लाह की कसम, इनको अल्लाह का खौफ ही नहीं है यार। जिस इलाके से 10 साल से जीत रहे हैं वहां पानी नहीं दे सके, उस इलाके की सड़क नहीं दे सके, उस इलाके को बना नहीं सके, खा जाते हैं सारा पैसा यार। बलदियाती मसाइल को हल करने के लिए क्या इलेक्शन करवा सकते हैं? ये हो सकता है, तो वो तो नागुज़ीर हो चुका है इलेक्शन। सवाल ये पैदा होता है जो सिस्टम मौजूद है। मुस्तफा कमाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी मेयर आपका एम्पावर नहीं होगा जब तक उसको इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, डिलीवर कैसे करेगा? तो फिर तो ये डेडलॉक रहेगा। 1000 इंतखाबात करवा दीजिए, मसाइल हल होंगे। ये भी तो कराची में लोग पूछते हैं कि सिस्टम को कैसे तब्दील करेंगे। देखें जो मेयर अभी गया है ना साहब का, उसने भी 127 अरब रुपए डेवलपमेंट पे खर्च किए हैं। हमने वाइट पेपर एक इशू किया है और 127 अरब रुपए में अगर मिनिमम जो एक प्रोजेक्ट वो कर सकता है ना, 2 करोड़ रुपए का कर सकता है। कितने सैकड़ों के हिसाब से प्रोजेक्ट बनते हैं कराची में, कहीं नहीं दिखे। देखें हम यही कह रहे हैं कि मेयर से भी आप पावर को नीचे यूनियन काउंसिल पे ले जाए ना। 18वीं तरमीम के बाद ए करें, फिर बी करें, फिर सी करें, फर्दर बाइफिकेशंस कर दें। वो फंड इक्वली ट्रांसफर होकर सेंसस की बुनियाद पे पहले तो हमारी गिनती ठीक करना है। ठीक है, खुदा के पहले तो वास्ते होना ही चाहिए। हमारी गिनती ठीक कर लें, गिनती के मुताबिक लोगों को एक यूनियन काउंसिलर में उसका जो भी फंड बनता है सूबे से जा रहा है उतने लोगों का, उसकी 8 गलियों में 20 गलियों में वहां पे उसको वो पैसे पहुंच जाए। ठीक है। फिर वो अगर काम नहीं करेगा तो फिर वो मोहल्ले वाले, क्यों एमपीएमए ने तो वोट लेता है, उसके बाद आप देखें ना नजर ही नहीं आता। तो ये एक यूनियन काउंसलर को तो रसाई होगी ना कि 8 गलियों में रहता है, 9 गलियों में रहता है, जिसका बच्चा दवाई ना मिलने की वजह से मरेगा,
वो तो उसको मारेगा ना पकड़ के सुबह बिल्कुल, कि बिल्कुल भाई ऐसे तेरा बच्चा प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहा है, तू मेरा पैसा खा रहा है ना, बिल्कुल और तू मेरे सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं दे रहा, तेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और तू मेरे सरकारी स्कूल में तालीम नहीं दे रहा, डेस्क नहीं दे रहा, बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दे रहा, पकड़ के मारेगा उसको, बिल्कुल ठीक तो है, फिर उस दिन इनकलाब आ जाएगा। उस दिन आ जाएगा इनकलाब, उस दिन का इंतजार करना चाहिए। सूरत हाल बड़ी पेचीदा और खतरनाक है, उस नैच तक पहुंचा दिया गया है। इस पे बहुत आसान है जी। जिस दिन सेंसर ठीक हो गया ना तो जो बैठे हैं वो जल्दी से डिवोल्यूशन करके ही भागे। सर मसाइल खाली इसी तरह है, इसी वरना तरीके अक्सर से। हम पूछते थे ना, एक सेंसस साहब की ये वजह फरमाते से थे। ना होने की यही वजह है कि सेंसस ठीक हो जाए तो जो अभी खुद बैठे हुए हैं वो खुद करेंगे, नहीं भाई डिवोल्यूशन कर दो। सर वो तो करना पड़ेगा। देखें हालात आपसे करवाएंगे, फिर वक्त और हालात आपसे ये तमाम चीजें खुद ब खुद इम्प्लीमेंट बेशक, करवाएंगे। बेशक। आप ना करें इस वक्त, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए आपको खुद ब खुद ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अच्छा भाई ये बताइएगा, अब हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। देखिए टेक्सटाइल के अंदर अब थोड़ी सी मूवमेंट आई है ना, तो अब इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है। ये काफी नहीं है, ये कह देना कि ठीक है थोड़ा देखिए सा मैं आपको एक चीज बताऊं, जी, ये जरा एक और प्रोग्राम में बताया जी, जी। कि 3 साल में बांग्लादेश ने $1 अरब से $7 अरब अपनी आईटी की एक्सपोर्ट कर ली। ऐसा ही। हमारी एक की एक है। अब आईटी में तो कोई इन्वेस्टमेंट इतना Concentration बड़ा है नहीं नहीं ना चाहिए। सर। नहीं, मिनिस्टर तो concentration बैठे की हैं, बात नहीं है अभी ना, मैं जरा तो पूछता हूं माई से। उसके अंदर जो है वो ये पोजीशन है कि वहाँ पे इन्होंने रिबेट दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है अपना टैक्स 12.5%, वहाँ 12.5% रिबेट है तो 25% का है। ये आपके बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली मैं समझता हूँ कराची जैसी जगह का तो सोल्यूशन ही यही है। एक तो यहाँ के जो भी पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है उसके इंग्लिश और उसका लहजा जो है वो मोस्ट कंपैटिबल है कि वो बाहर की जगह से कर सके। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे कॉल सेंटर से लेकर ये सब चीज़ें भर दी जाएँ। तो जहाँ और चीज़ों पे तवज्जो दें, ये तो कम से कम प्राइवेट सतह पे ही अगर ये जमातें ही कोशिश करें कि यार हम 1-2 मिल के लोगों को ये लगा लें और ये सब करें, मुल्क का भी भला होगा और एम्प्लॉयमेंट। आइडिया वैसे अच्छा है कि कोई चीज इस्टेब्लिश करनी चाहिए कि लोगों से अगर कांटेक्ट करना है, अगर उनकी शिकायतें, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम तो किया, वो एप्लीकेशंस के जरिए जो है वो एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। चलें टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा वो होना चाहिए ना, इन्फ्लुएंस करेगी तो फिर मामला ज़्यादा आसान भी होंगे, हल करना आसान भी होगा। इस तरफ क्यों नहीं ख्याल किया जाता है जी? वो तो रेवोल्यूशन की बात आ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी को दूर रखकर तो नहीं काम हो सकता। इसके ऊपर क्या करते हैं जरा ये तो बताइए। देखिए मैं तो समझता हूँ, देखिए पीएसपी की जहाँ तक बात है, हम टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, बल्कि हमने तो एक प्लान भी अभी उतारा है, रिसेंटली हमने वो चेकआउट किया और इंशाल्लाह ताला ने करीब हम अपनी यूसी लेवल इस पे उतार देंगे, चाहे हमारे पास हुकूमत हो या ना हो। तो उसमें हमने प्लानिंग ये की कि सुबह, क्योंकि हमारे ऑफिस नहीं खुलते यूसी के, तो सुबह 9 से 1 बजे तक या 12 बजे तक हम बच्चियों को, क्योंकि नाजरा की तालीम बच्चियाँ नहीं ले पा रही, तो कुरान की तालीम उनको बच्चियों को खास तौर पर वहाँ पे हम देंगे। उसके बाद 12 से 2 बजे तक हमने प्लान किया है कि ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई और ये कुकिंग के कोर्सेस हम वहाँ पे फ्री सिखाएंगे, ताकि गरीब इलाकों की आबादियों की लोग, बेचारी बच्चियाँ, माएँ बहनें, तो बेहतरी आ सके उनकी ज़िंदगी में। उसके बाद हमने उसको प्लान किया 3 से 5-6 बजे तक हम IT के मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के बच्चों के लिए, यूथ के लिए कोर्सेज करवाएंगे। अपने जो हमारी महदूद वसाइल हैं उसके मुताबिक उन बच्चों को वो कोर्सेज करवाएंगे ताकि वो ऑनलाइन इंटैक्ट हो सकें दुनिया के साथ, फिर ऑनलाइन इंटैक्ट हो सकें उन माओ बहन बेटियों के साथ जो घरों में खाना बनाए, तो वो ऑनलाइन उसको सेल कर सकें, उनके घर पर रोजगार भी पहुंच सके। अच्छा देखें, मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड बात हो रही थी तो उस पर मैं कमेंट जरूर करना चाहूँगा। पूरी जो दुनिया, मैं लोगों की बात कर लूँ, पूरी दुनिया की बात कर लूँ, तो जो कमाऊ पूत होता है ना, लोग उसको बड़ी इज्जत देते हैं, घर में भी इज्जत देते हैं। बदकिस्मती से आपका कमाऊ पूत था FBR खान साहब ने क्या किया, आते ही उसको आके दिखा दी। जब आप कमाऊ पूत पे जोर डालेंगे ना, जबरदस्ती करेंगे, तो वो बेचारा प्रेशर में आके उल्टे सीधे काम करेगा, फिर वो लोगों को, टेक्सटाइल सेक्टर्स को भी तंग करेगा, दूसरे सेक्टर्स को भी तंग करेगा। तो थोड़ा सा इस तरह के बड़े मामला हुए हैं, मैं की वजह से भी तो एग्जैक्टली उसी तरह के मामला अभी पिछले दिनों इनके नोटिस में भी होंगे, वो चलते रहे हैं। पाकिस्तान में ना आज जो दुनिया में टेक्नोलॉजी आ जाती है, पाकिस्तान में बदकिस्मती से सेक्टर्स के अंदर, टेक्सटाइल सेक्टर्स के अंदर 20 साल बाद, 25 साल बाद इन होती है। पाकिस्तान में वो डाई का जो काम था, रिएक्टिव डाई का, वो स्क्रीनों के थ्रू चलता था। पहले जो मैनुअल एक स्क्रीनें आती थी और उस पर डाई कलरिंग होती थी। तो दुनिया में एक जिद्दत आ गई, रिएक्टिव डाई जो है डिजिटल इंक बेस आ गई कि अब वो मशीनों, डिजिटल कंप्यूटराइज मशीनें आ गई, उसमें आप 8 डिज़ाइन डालें, 9 डिज़ाइन डालें और उसमें वो रिएक्टिव डाई जो इंक शेप
में आ रहा था उसमें डालें और उसके बाद वो प्रिंटिंग कर देता था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ 6-6 महीने 7-7 महीने लोगों के जब लोगों ने मशीनरी इंपोर्ट्स की, वो रिएक्टिव डाई वो इंक बेस में इंपोर्ट की, तो इन्होंने उठाकर कहा नहीं जी इसकी क्लासिफिकेशन वहाँ बनती है, इसकी क्लासिफिकेशन वहाँ बनती है। लोग बेचारे 6-6 महीने तक पोर्टों पे माल पड़े रहे हैं। डैमेज और डिटेंशन जो एक यूरोपियन कंपनीज डिटेंशन की मद में ले रही है, शिपिंग लाइन है, उन्होंने डॉलर कमाए हैं। तो यहाँ देखिए फिर इस तरह का भेजा प्रेशर भी ठीक नहीं है जिससे फकदान हो और लोगों को नुकसान हो। तो बड़े पैमाने पे आप ज्यादा किसी पे प्रेशराइज करेंगे तो नुकसान हो जाता है। मैं तो समझता हूँ रिलैक्स देना चाहिए, जो बच्चा कमा के दे रहा है उसको और रिलीफ दें ताकि और रिलैक्स होकर और अच्छा कमा के। बहुत सारे सेक्टर्स में ये बात होती है, ओवर रेगुलेटेड हैं, वो बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, इस वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हुई है। इसके ऊपर एक ज़रूर निश्चित रखेंगे जिस इस हवाले से भी हमने बात करनी है, खासतौर पे जब कैपिटल मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो हाईली रेगुलेटेड वो हो गया। देखिए मैं ये समझता हूँ ना कि ये बेसिकली जो हमारी है ना खान साहब के हैं, मुझे नहीं पता, मैं खान साहब को नहीं इतना नहीं जानता। 3-4 दफ़ा मेरी उनकी मुलाकातें रही हैं, 3-4 दफ़ा सफ़र भी किया उनके साथ। लेकिन मैं अगर पर्सनल जजमेंट की तरफ जाऊं तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी कोई राय दूं, तो लोग कहेंगे सियासी हो जाएगी, शायद उस तरह की हो जाएगी। लेकिन खान साहब के जो हवारी हैं वो मरवा देंगे खान साहब को, जो इर्द गिर्द बैठे हैं वो नहीं छोड़ेंगे उनको। मैं नहीं समझता कि लोग तो रज़ाक दाऊद जैसे लोग भी इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनसे ये बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बड़ी होपफुल है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं मामला को। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जो बड़ी तादाद है, अब तो खैर तादाद भी बहुत बड़ी है। मैं उसमें माजरत के साथ जाने से पहले देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मेरा दफ्तर है, अगर कोई मैं सेटअप चला रहा हूँ बिजनेस के अंदर और उसमें कोई एक बच्चा करप्ट है और 19 बच्चे ठीक हैं, अगर 20 का स्टाफ है तो मैं करप्ट नहीं हूँ अगर एक करप्ट है। और अगर मेरे स्टाफ के अंदर 19 बच्चे करप्ट हैं और एक ठीक है तो फिर मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक, बात तो सिंपल दैट है ना। बिल्कुल ठीक है जी। आसिफ भाई, लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे? जरा अभी बात हो रही थी टीम के अंदर जो लोग हैं, एडवाइजर्स हैं, मसला से बड़ा खड़ा कर देते हैं ये लोग जी। देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला टेक्सटाइल को है, और बल्कि पूरे मुल्क को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो जो 1000 अरब से ऊपर की आ रही थी वो आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये कैप्टिव पावर के अंदर जो बिजली का है ये डिसीजन फौरन रिवोक करें और नेक्स्ट ईयर तक ये करें कि ये सारे मुल्क में गीजर जो है वो उसको सोलर पे कर दें। 300 जो ये गैस बचाना चाहते हैं वो इन्हें बच के मिल जाएगी, बच जाएगा। और कोई जो चीज़ चल रही हो, समथिंग विच इज़ फंक्शनल, उसको ख़राब ना करें, और जो चीज़ ख़राब है उसको ठीक करें, ना कि चलती हुई चीज़ में जो है वो स्पैनर डाल दें। ठीक है जी, चलें, ये अल्लाह करे समझ में आए और इंशाल्लाह इसके हवाले से आगे गुफ्तगू रहेगी। आसिफ नाम, थैंक यू सो वेरी मच। हुमायूं उस्मान राजपूत, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। और ये सबसे अच्छी बात है कि बजाय इसके कि तनकीद की जाए दूसरों के ऊपर, अपनी इस्लाह की कोशिश की जाए, सबसे ज़्यादा बेहतर अमल है। और जो लोग देख रहे हैं वो यकीनन इस चीज़ से बहुत खुश भी होंगे कि अब पाकिस्तान में शायद ऐसे सियासी लोग आ रहे हैं जो अपनी खामियों पे नज़र रख रहे हैं और ख़ुद की इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए पुरुमीद रहिए। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नज़मीन, आज का प्रोग्राम था, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। कोशिश ये होती है कि अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए, ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो मामलात को समझते हैं, हल करना जानते हैं। खामियों की निशानदेही करना हमारा काम है ताकि इससे सिस्टम में बेहतरी आ सके। महंगाई के हवाले से जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो खदशात हैं, कोशिश ये होती है कि इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। एक अवामी मसला आज भी यही है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि इस्तीफ़े आए, 31 तारीख गुजर गई, नहीं आए, उससे कोई कंसर्न नहीं है। उसका आज भी सिर्फ मसला यही है कि जो कीमतों में इजाफा है इसको कंट्रोल किया जा सके, उसमें कमी की जा सके और उसका मयार ज़िंदगी बेहतर हो सके। इससे ज़्यादा उसका कोई लेना देना नहीं है। इसी बात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।